हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगजीन फरवरी 2022 की आप लोगों के सामने है। मार्केट में 30 रुपये की ये मैगजीन यहाँ पर मिलती है। इसकी क्लीन पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। क्लीन पीडीएफ तो है ही, उसके अलावा जो पीपीटी पीडीएफ है एनोटेड वाली, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अंदर कुछ खास आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर हमारे काम के हो जाते हैं। ये सारी की सारी इंडेक्स है, ये सब आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, कुछ हमारे काम के हैं, कुछ काम के नहीं है। जैसे ओबिचुरी हम नहीं पढ़ने वाले, लाइक बुक रिव्यू हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। ओके, कुछ कहानियाँ यहाँ पर आती हैं, साइंस फिक्शन वगैरह, ये हम नहीं पढ़ने वाले। तो जो चीज़ें काम की हैं बाकी की, हम उनको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला आर्टिकल यहाँ पर आता है, लाइक आप देखोगे कि एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ आपके जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर करते हैं। एनिमल्स इस प्रोसेस को यहाँ पर नहीं करते, ना ही ह्यूमंस इस प्रोसेस को यहाँ पर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स के द्वारा यहाँ पर की जाती है। और एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो आपके फोटोसिंथेसिस को कैरी नहीं करते टू जनरेट देयर ओन ऑक्सीजन। देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में होता क्या है कि आप CO2 को एब्जॉर्ब करते हो और बाय प्रोडक्ट के रूप में आप यहाँ पर O2 को निकालते हो। ओके, तो O2 के जनरेशन के लिए फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के द्वारा यहाँ पर की जाती है। एनिमल्स इस प्रोसेस को नहीं करते। तो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि एनिमल्स को फोटोसिंथेसिस कराने का काम यहाँ पर किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो देखिए, हर एक इंसान है चाहे एनिमल्स है, उसकी न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू यहाँ पर पहुँचाई जाती है। क्या हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं? तो अब करा सकते हैं। ये काम रिसर्चर्स ने यहाँ पर किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रेन सेल्स जो हैं, आपकी जो न्यूरॉन्स यहाँ पर हैं, उनके अंदर कह सकता हूँ कि इंजेक्ट किया एक साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। देखिए, ये जो साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी है, एक प्रकार की एल्गी यहाँ पर है। और सारी की सारी जो एल्गीज हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पर करती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सेल्स के अंदर में साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी को इंजेक्ट किया, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो कि ये सेल यहाँ पर ग्रीन कर दी इन्होंने इसको इंजेक्ट करके। अब ये जब हम इसको एक्सपोज करेंगे लाइट से, जैसे ही एनिमल लाइट से एक्सपोज होगा, तो ये जो एल्गी है वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगी और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर O2 बनाएगी, जो कि न्यूरॉन सेल्स के द्वारा यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ओके, तो एक्सपोजिंग द मॉडिफाइड एनिमल, जिसके अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया और ये ग्रीन एल्गी को इंजेक्ट किया है, जब हम उसको लाइट में ले जाते हैं तो जो माइक्रोब्स होते हैं या जो एल्गी होती हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन बनाती हैं CO2 से, और इससे हमारी जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। तो अब जो आपके एनिमल्स हैं या फिर आपके जो ह्यूमंस हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं इस प्रोसेस के बाद। अभी इस पर बहुत सारी रिसर्च बाकी है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें ये पता चला कि हम फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन के लेवल्स को ब्रेन तक पहुंचा सकते हैं विदाउट ब्लड। ओके, ये काम भी यहाँ पर हो चुका है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पता लगी कि एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, और इसकी वजह से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए। ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर जब कम हो जाती है तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी कंडीशंस बन जाती हैं, उससे यहाँ पर बचा जा सकता है। हम सीधे साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी को न्यूरॉन सेल्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे और फिर उनको लाइट से एक्सपोज करेंगे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और CO2 यहाँ पर तब्दील हो जाएगी O2 में, जो कि न्यूरल एक्टिविटीज़ के काम में यहाँ पर आएगी। ओके, तो रिसर्चर्स ने यही यहाँ पर हासिल किया है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए हम न्यूरॉन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचा सकें। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। दूसरी यहाँ पर जो न्यूज़ आती है वो बेसिकली मिर्च के ऊपर है। ओके, और चिली यहाँ पर इसको कहते हैं। ठीक है, चिली के प्लांट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई थी, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आप यहाँ पर देखिएगा कि चिली प्लांट्स के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है कैप्सिकन। ओके, ये यहाँ पर मिल जाएगा, और ये जो है आपका एक इंग्रेडिएंट है। लार्ज नंबर ऑफ, आप देखो, किचन्स में भी यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर, थेरेपीज़ में भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ रायट्स को कंट्रोल करने में भी ये यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, इसके अंदर एक अलग तरीके की दुर्गंध होती है, ये एक हॉट होता है। ओके, पिक्वेसी भी देखने के लिए मिलेगी चिली में। जब आप खाते हो तो आपकी आंखों से आंसू वगैरह जो निकलते हैं वो सब इसी के कारण भी यहाँ पर निकलते हैं। ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम आपको याद नहीं रखना। इनका एक ग्रुप है जिसका नाम आपको याद नहीं रखना, नाइट सेट्स जिसको यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हैं। इसके अलावा जो कैप्सिसिन है उसके अंदर आपकी टॉक्सिक केमिकल्स की भी प्रेजेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर नार्कोटिक जो सब्सटेंस है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
पूरी दुनिया में चिली की सिर्फ 5 ही स्पीसीज़ यहाँ पर हैं, उन पाँचों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इसको यहाँ पर नहीं पढ़ना, बट ये तो कम से कम याद रखो कि 5 डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। जो चिलीज़ होती हैं उनमें विटामिन सी रिच मात्रा में होता है, विटामिन ए भी होता है और विटामिन B6 भी होता है। इसके अलावा 10% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, आयरन में। ओके, कैप्सिकम के अंदर आपकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, साथ ही साथ जो फूड बॉर्न इलनेस होती है उससे भी लड़ने में ये हमारी यहाँ पर मदद करती हैं। साथ ही साथ जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है या फिर डाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी हमारी हेल्प यहाँ पर करती हैं। ओके, और साथ ही साथ हेल्दी हार्ट, इन सब चीज़ों में भी ये यहाँ पर मदद करती हैं। इसके अलावा जो कैप्सिकन है उसको यहाँ पर स्प्रे किया जाता है जब सेल्फ डिफेंस यहाँ पर करना हो, लाइक रायट वगैरह के दौरान इसको यहाँ पर स्प्रे किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एक तरीके की फ्रिक्वेंसी और हॉटनेस यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से हम जो वायलेंट क्राउड है उसको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। एक प्रकार की चिली है जिसका नाम है भूत झोली का, इसको घोस्ट चिली भी यहाँ पर कहते हैं, नागालैंड की फेमस है और GI टैग भी इसको यहाँ पर मिला हुआ है। इसका भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है रायट्स के दौरान, और कोई हार्म नहीं होता इससे, सिर्फ आप भीड़ को इधर उधर भटका सकते हो। उसके अलावा ये प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया यहाँ पर जो है वो काफ़ी समय से स्टडी यहाँ पर चल रही है। लाइक आप इमेज के अंदर देखिए, एक बॉटल है, बॉटल के ऊपर ये बैक्टीरिया जिस तरीके से चिपकेंगे और इनके अंदर से जो एंजाइम यहाँ पर निकलेगा वो इस प्लास्टिक की बॉटल को पूरी तरीके से डिग्रेड कर देगा। कुछ समय लगेगा लेकिन इसका ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी। ये सब फार्मूला वगैरह आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, बस इतनी प्रोसेस आपको यहाँ पर समझनी चाहिए थी। 2016 से इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है कि प्लास्टिक बोतल की जो रिसाइकलिंग है किस तरीके से बैक्टीरिया के जरिए की जा सकती है। तो अब एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक जिसका नाम है पॉलीथायरीन टेट्राफिलेट, जिसको PET कहते हैं, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर बेसिकली बॉटल्स बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है। और अब हम इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। जब आपके ये बैक्टीरिया यहाँ पर एंजाइम को रिलीज़ करेंगे तो ये आपका कार्बन और एनर्जी के रूप में यहाँ पर टूट जाएगा। तो इससे क्या प्लास्टिक पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में सॉल्व की जा सकती है। ओके, PET का जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ होता है। लगभग 70 मिलियन टन PET यहाँ पर जनरेटेड होती है ग्लोबली। ओके, उसके अंदर आपकी बॉटल्स आ जाती हैं, टेक्सटाइल, कारपेट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। दो PET कैन बी रिसाइकल्ड बाई थर्मोकेमिकल प्रोसेस, इसको हम थर्मोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको मिलेगा कि जो थर्मोकेमिकल प्रोसेस है वो आपकी हाई कॉस्ट यहाँ पर लगती है, जिसकी वजह से जितना बेनिफिट हमें नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो ये जो जापान के कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की। कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म था नॉट इम्पोर्टेंट, इसका नाम भी यहाँ पर दिया गया है, बट जो बैक्टीरिया है वो 2 तरीके के एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज़ करता है, जिसमें से पहला है आपका PETase और दूसरा है आपका MHETase। ओके, ये दोनों तरीके के एंजाइम्स यहाँ पर जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। आपने इमेज में भी देखा, ये रहा आपका PETase और यहाँ पर आपका रहा MHETase। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर याद रखो, बस कहीं आपका ये सब चीज़ें मैच करने के लिए। अगर इन दोनों के दोनों एंजाइम्स को एक साथ मिला दिया जाए तो एक सुपर एंजाइम बनता है, और ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये आपकी ये जो सुपर एंजाइम यहाँ पर क्रिएट हुआ इन दोनों को मिला करके, ये 6 गुना तक ज़्यादा मजबूत यहाँ पर है। और तो और ये PET जो बॉटल्स हैं उनको तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डिग्रेड कर ही सकता है। हालांकि इससे जो और ज़्यादा खतरनाक प्लास्टिक है उसको भी यहाँ पर लाइक आपको मिलेगा PEF। ओके, ये प्लास्टिक भी यहाँ पर आपकी यूज़ होती है, तो इसको भी यहाँ पर ये डिग्रेड करने का काम कर सकता है। तो ऐसी सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। तो प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया भी एक सॉल्यूशन हो सकते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने का। फिर हम बात करते हैं रीचिंग फॉर द स्काई और ब्रेजिंग डिस्टेंसेस। इसके अंदर जो बात की गई है वो एक टेक्नोलॉजी की बात की गई है, और बेसिक आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो सैटेलाइट टेलीफोनी की यहाँ पर बात की गई है। तो एक नई टेक्नोलॉजी निकल करके आई है जिसका नाम है सैटेलाइट इंटरनेट। और ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर बेसिकली जो इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होती हैं उसमें सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल कराने की बात की जा रही है। ओके, तो इसको यहाँ पर अगर हम समझें तो दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक यहाँ पर लगभग 64 ईयर्स पहले लॉन्च किया गया था, और सोवियत यूनियन के द्वारा। और ह्यूमंस ने फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखी, लाइक हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम डेट विल इल्यूमिन एवरी रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब विद इंटरनेट। तो हर एक रिमोट एरिया के अंदर इंटरनेट किस तरीके से पहुँचाएँ,
अर्बन एरियाज़ में तो आप आसानी से पहुंचा ही सकते हो, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर इस चीज़ को कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए यहाँ पर स्टडीज़ होनी शुरू हुई। और क्योंकि आप देखो इंडिया में भी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है और इंटरनेट की प्रॉब्लम वहाँ पर भी बनी हुई है, तो उनको यहाँ पर ये चीज़ें किस तरीके से प्रोवाइड की जाएँ, चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर तब्दील किया गया। इंडिया इंटरनेट का बिग मार्केट यहाँ पर बना और अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर उभर करके आनी शुरू हुई। तो जो नई टेक्नोलॉजी है रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट प्रोवाइड कराने की, उसका नाम है सैटेलाइट इंटरनेट। और इस सैटेलाइट इंटरनेट टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स आप कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ करते हो, लाइक सेल फोन वगैरह हैं, आपकी वेव्स ऊपर जाती हैं और फिर दूसरे सेंटर पर जाकर के टकराती हैं। ओके, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ करना टू प्रोवाइड एन इंटरनेट सर्विसेज अनलिमिटेड बाय डिस्टेंस और टेरेन, मतलब माउंटेन एरिया हो या फिर कोई भी एरिया हो, उस जगह पर इस चीज़ को प्रोवाइड कराना, ये सैटेलाइट इंटरनेट का मकसद होता है। बेसिकली जो सैटेलाइट हैं वो आपके कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर लॉन्च किए गए और उनको यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट इंटरनेट कहलाता है। ओके, सैटेलाइट टेलीफोनी पहले से ही चल रही है, आप सैटेलाइट का यूज़ करके टेलीफोन्स का यूज़ करते हो ना डिस्टेंस बात करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका सैटेलाइट इंटरनेट की बात यहाँ पर की जा रही है। सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर में भी तीन चीज़ें यहाँ पर आपकी निकल करके आती हैं, लाइक एक आपका तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके अलावा आपका एक स्पेशलाइज सैटेलाइट होगा जो कि दोनों तरीके के काम करेगा, आपका टेलीफोन सर्विसेज का काम भी यहाँ पर करेगा और दूसरा जो है वो इंटरनेट सर्विस का भी काम यहाँ पर आपका करेगा। ओके, तो ये दोनों तरीके की चीज़ों का काम करेगा। एक आपकी घर या जहाँ पर आपकी इंटरनेट कैपेबल डिवाइस होगी, आप उसको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये आपका इस तरीके से चीज़ें वर्क करने वाली हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से हम सैटेलाइट्स का ग्लोबल कम्युनिकेशन चैनल्स में यूज़ कर सकते हैं और आपका इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट टेलीफोनी हम पहले से ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इसके ज़रिए हमने जो कॉल्स हैं वो पहले काफ़ी बड़ी लगती थी, लाइक 1 मिनट में आपके 500,000 रुपीज़ यहाँ पर लगते थे इन सैटेलाइट से फ़ोन यहाँ पर करने में। ओके, तो उन सभी रेट्स को भी हमने यहाँ पर कम किया धीरे धीरे। और जो एवरेस्ट एक्सपीडिशनर्स हैं, आर्कटिक हैं, अंटार्कटिक के एक्सप्लोरर्स हैं, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा तो छोड़ो, सिर्फ कॉल की सुविधा भी यहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर ये सारी सुविधाएं भी धीरे धीरे अवेलेबल कराई गई। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऑल द सर्विसेज हार्नेस नेटवर्क ऑफ 4 to 10 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। अच्छा, अब ये आपको थोड़ी सी ये स्टोरी यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखिए, तीन तरीके के ऑर्बिट्स हमारे अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर हैं। ओके, इसमें से एक है आपके लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, और दूसरे हैं आपके म्यू एम यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और तीसरे हैं जियो स्टेशनरी या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट। ओके, तो तीन तरीके के हैं। जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो पृथ्वी की सतह से आपको मिलेगा कि 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक है। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है वो आपका लगभग 10,000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मिलेगा, और जो आपका जियो स्टेशनरी है वो आपको लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा दूर आपके जियो स्टेशनरी और जो अर्थ ऑर्बिट्स हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, जियो स्टेशनरी। इस पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है इसके अंदर कोई भी सैटेलाइट है उसकी लोकेशन एक पर्टिकुलर जगह से बिल्कुल सेम रहती है। देखिए, अर्थ अपनी अक्ष पर भी वहाँ पर घूमती है, तो जैसे जैसे अर्थ घूमती है उसी स्पीड में आपका ये वाला सैटेलाइट भी यहाँ पर इस अर्थ के साथ साथ में यहाँ पर घूमता है। यानी कि अर्थ की जो 365 दिन में एक चक्कर लगाने की क्षमता है, वो सेम क्षमता हम इस सैटेलाइट को भी यहाँ पर देते हैं। स्पीड ऑब्वियस सी बात है कि इस सैटेलाइट की बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये सैटेलाइट हर समय आपके सामने ही रहेगा ताकि आपको टेलीफोन वगैरह की सुविधा यहाँ पर मिल सके। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। मैंने बताया कि जो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर छोड़े जाते हैं, और जो अर्थ का रेवोल्यूशन है यानी कि एक चक्कर लगाने में जो 24 घंटे लगते हैं, सेम जो 24 घंटे हैं वो आपके एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को यहाँ पर करने में लगेंगे। ये मकसद इसलिए यहाँ पर किया गया था क्योंकि ये एक स्टेशनरी हमें बनाना था और इसकी जो स्पीड है वो अर्थ की रोटेशन से मैच करनी चाहिए थी। ओके, तो इस तरीके के ये जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं वो हमने यहाँ पर लॉन्च करे, और कई सारे सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च करने पड़ते हैं ताकि पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर जो है वो कवर हो जाए। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सच फोन्स वर बैंड इन इंडिया, इन फ़ोन्स को यहाँ पर इंडिया में बैन किया गया,
और काफ़ी साल पहले इनको यहाँ पर बैन किया गया था, क्योंकि इनकी जो बेसिकली इनका जो पोटेंशियल था ये डिटेक्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि सुनामी वगैरह आई, हमें इनकी ज़रूरत पड़ी, और अर्थक्वेक वगैरह भी आए उन तब भी हमें इनकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। तो 2017 में इनको फिर से यहाँ पर लागू कर दिया गया सैटेलाइट फ़ोन्स को। ओके, तो सैटेलाइट फ़ोन्स आपके जो हैं वो अब इस समय कंट्री के अंदर लीगली एक्वायर यहाँ पर किए गए हैं, तो बंद नहीं है, लीगली यहाँ पर चल रहे हैं। ये आपको फिर से सेम चीज़ें मिल जाएंगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में लिखा हुआ है कि ये 35,000 या 36,000 किलोमीटर एबव द अर्थ इक्वेटर आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो अर्थ की स्पीड है रोटेशन की, उसके साथ में इसको मैच करके रखा गया है। और दैट इज़ द 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये यहाँ पर आपका मूवमेंट करता है। दिस मीन्स द सैटेलाइट जो है वो एक रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ 24 घंटे में करता है। जितनी देर में अर्थ जो है वो अपना रेवोल्यूशन यहाँ पर करती है, उतनी देर में ये सैटेलाइट भी यहाँ पर अर्थ का रेवोल्यूशन करता है। ओके, तो इसका बिग एडवांटेज ये है कि आपका जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी रहता है, नाम से स्पष्ट है, इज़ दैट यू डू नॉट हैव टू चेज इट टू यूज़ इट। तो ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के बाद ही आप यूज़ करोगे, एक बार निकल गया आपके ऊपर से, तो ठीक है, ये आप कभी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट है और हमेशा आपके ऊपर ही यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इसकी जो पॉइंट है वो यहाँ पर फिक्स की गई है और इसकी जो स्पीड है वो अर्थ के रोटेशन के बराबर ही है। ओके, बस आपको क्या है कि आपका जो एंटीना है वो आपके कम्युनिकेशन लिंक है या फिर डीटीएच सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में यहाँ पर रखनी पड़ेंगी, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर मूव कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा इंडिया ने अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका नाम है IRNSS, और इसके अलावा इसका एक ऑपरेशनल नेम है जिसका नाम है नाविक, जिसमें आपका नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यहाँ पर आता है। इसके अंदर हमने 8 जियो सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो जो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर हमने 8 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। उन 8 के 8 को हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से हम अपना जो एक नेविगेशन सिस्टम है डेवलप कर पाएँ, जिसका नाम है नाविक। ओके, और इसके अलावा इंडिया की अपनी इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021 भी है, जो कि अगस्त 2021 में रिलीज़ की गई, और इसमें हमारा ये मकसद है कि जो IRNS इंडिया का सिस्टम है उसको नेविगेशन सिस्टम के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जाए। ओके, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मोबाइल के, वो सब GPS को इस समय यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनसे कह रहे हैं कि GPS को आप यूज़ ना करें, आप इस सिस्टम को यूज़ करें जो कि इंडिया डेवलप्ड सिस्टम है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके बाद आपको मिलेगा कि द टाइम फॉर ए सिग्नल टू ट्रैवल टू द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ एंड टू रिटर्न टू द होम वेरीज फ्रॉम 500 टू द 600 मिली सेकेंड। तो लगभग आधा सेकंड यहाँ पर लगता है आपके सिग्नल को ऊपर जाने के लिए और सैटेलाइट से आपके सिग्नल को नीचे आने के लिए। तो इस हाफ सेकंड में आप यहाँ पर देखेंगे कि कभी कभी आपका टीवी भी बहुत देर से खुलता है, तो उसकी भी यही वजह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी सी आप यहाँ पर याद रखो। फिर उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बताया गया है, जो कि आपकी 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक यहाँ पर होती है, और ये चीज़ मिलेंगी आपको। और इसकी जो कह सकते हैं कि सो द टाइम टेकन टू राउंड ट्रिप ऑफ ए चंक ऑफ वॉइस एंड डाटा इज ऑल्सो मच लेस, अराउंड 30 to 32 मिली सेकेंड। दिस इज मोस्ट इम्परसेप्टेबल टू द ह्यूमन ईयर वाइल दे आर मच स्मॉलर देन जियो सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट से छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, और बेसिकली जो लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं इसके अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो हम पर्पस के लिए छोड़ते हैं कि मैपिंग कर पाएँ, या फिर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनको हम मैप करना चाहते हैं उसके लिए हैं, ताकि स्पेशल फोकस यहाँ पर जगहों पर किया जा सके। तो क्लियर जगह यहाँ पर आप देखने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो। ओके, लियो सैटेलाइट्स बहुत ऑल्सो ट्रेवल्स मच फास्टर, लगभग 27,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यहाँ पर मूव करते हैं, और एक ऑर्बिट जो है वो 90 से लेकर के 120 मिनट में यहाँ पर पूरा करते हैं। ओके, दिस मीन्स ये स्टेशनरी नहीं होते, क्योंकि अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ ये मैच नहीं होंगे। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि इनका जो पॉइंट है वो फिक्स यहाँ पर नहीं होता, और इसकी वजह से हम इनको यूज़ नहीं कर सकते कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ओके, तो लियो अर्थ के अंदर आप कम्युनिकेशन पर्पस के लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं कर सकते। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है कि लियो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क में हैं, काफ़ी सारे सैटेलाइट्स हमें यहाँ पर लॉन्च करने पड़ते हैं अगर हमें इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए लॉन्च करना है। ठीक है, एक सैटेलाइट गुजरा तो दूसरा जस्ट उसके बाद ही यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो उसके लिए आपके काफ़ी सारे सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च करने पड़ते हैं।
थर्ड क्लास यहाँ पर आ जाती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको MEO कहते हैं, और ये लियो से ऊपर होती है लेकिन जियो से नीचे होती है, जैसा कि इमेज के अंदर यहाँ पर देखा था। और ग्लोबल पोजिशनिंग एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली नेविगेशन सर्विसेज में, लाइक GPS वगैरह में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, 10,000 से लेकर के 20,000 तक की ऊंचाई पर ये यहाँ पर होती है, और 24 घंटे में ही लगभग आपके जो दिस मेक्स 2 ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन 24 आवर। तो 24 आवर में लगभग 2 चक्कर यहाँ पर लगा देती है। इसका मतलब ये है कि ये एक जगह से 2 बार गुजरेगी एक ही दिन के अंदर। ओके, तो सिर्फ 2 बार यहाँ पर गुजरेगी, यानी कि अगर इसको कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो आप सिर्फ 2 कॉल्स पर डे यहाँ पर कर सकते हो। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ यहाँ पर आपके निकल करके आते हैं, लाइक सबसे बड़ा इशू जो सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए है वो है आपका स्पेक्ट्रम ऑक्शन का। जितने भी स्पेक्ट्रम्स हैं स्पेशली इन द रेंज ऑफ 27 गीगाहर्ट्ज़ टू 29 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने टाइटली हेल्ड कर रखे हैं, मतलब उनके पास उसकी पूरी की पूरी मोनोपोली है और इसका ऑक्शनिंग यहाँ पर नहीं की जाती। ठीक है, तो जब ऑक्शनिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ये जो आपका स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि इन नवंबर 2021 जो आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक फाइनल कंसल्टेशन पेपर भी यहाँ पर रिलीज़ किया फॉर द पर्पस एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोमलगेट द फ्रेमवर्क, कि 2022 तक हम जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। जितने भी रेगुलेटरी इशूज़ हैं लाइक स्पेक्ट्रम ऑक्शन वगैरह से रिलेटेड, वो सारे के सारे पूरे किए जा सकें, कि ये चीज़ मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अपनी स्कीम है जिसका नाम है भारत नेट स्कीम, और इसके जरिए जितने भी विलेजेस हैं, लगभग 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस इंडिया के अंदर हैं, उनमें आपका जो कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि भारत नेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के रूप में यहाँ पर है। 2021 तक लगभग 2.5 लाख विलेजेस को इसके अंदर कनेक्ट कर लिया गया है, जिसके अंदर उनको ब्रॉडबैंड इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये सर्विसेज हैं। उसके अलावा स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और सरकार ने अक्टूबर 2021 में इंडियन स्पेस एसोसिएशन यहाँ पर लॉन्च की, जिसको ISPA यहाँ पर कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट इंडस्ट्री बॉडी है जो कि आपकी सैटेलाइट और स्पेस कंपनीज़ के बीच में एक बेसिकली जो गैप है उसको कम करने का काम यहाँ पर करेगी। इसके अंदर में अगर आप देखें तो इसके फाउंडर्स में भारती एयरटेल आते हैं, लार्सन एंड टुब्रो है, नेल्को है, वन वेब है, मैपमाई इंडिया, ये सारे के सारे कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि कंपनीज़ हैं, वो सारी की मिलकर के इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। और इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर सकेंगे। ये आपका क्या करेगा कि इसरो के अंदर जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर बढ़ावा देगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है आपका स्पेस सेक्टर के अंदर, उसको भी मदद करने में, ये बढ़ावा देने में यहाँ पर मदद करेगा। इसके अलावा आप देखो कि ISPA का जो मैनेजमेंट होगा उसके अंदर जो इन स्पेस है, ये दूसरी आर्म है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में क्रिएट की जाती है, जो कि स्पेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो पार्टनर्स हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। इसका चेयरमैन यहाँ पर आपका, उसको भी ISPA के मैनेजमेंट में इंक्लूड किया गया है। ये प्राइवेट सेक्टर के जो आपके चेयरमैन्स वगैरह होंगे ये तो होंगे ही, इसके अलावा जो आपकी इन स्पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी मेंबर्स यहाँ पर होंगे। इसके अलावा 17 अक्टूबर 2021 को इंडिया ने नई पॉलिसी यहाँ पर ओपन की कि जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एक्सपर्टीज़ को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए, और जो दुबई एक्सपो यहाँ पर हुई थी उसमें इंडियन पवेलियन के अंदर ये काम यहाँ पर किया गया। तो स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद आपका अगला मिशन आता है जिसका नाम है निसार मिशन, NISAR। ओके, ये मिशन है और ये मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्लस इसरो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2-3 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो आपका निसार है ये आपका फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट मिशन है और टू कलेक्ट रडार डाटा इनटू 2 माइक्रोवेव बैंडविड्थ। इसके अंदर आपकी देखिए, पहले हम आगे चलते हैं, इस स्लाइड पर हम यहाँ पर दोबारा से मूव करते हुए आएंगे। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर अगर आप देखें तो जनवरी 2023 तक ये उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट है या सैटेलाइट है जिसका नाम है निसार, एक जॉइंट कोलेबोरेशन है नासा के बीच में और इसरो के बीच में। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, और ये डिटेक्ट करेगा आपकी मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स सरफेस एज स्मॉल एज द 0.4 इंच। देखिए,
पूरी अर्थ पर अलग अलग तरीके के चेंजेस होते रहते हैं। अगर उस पृथ्वी पर 0.4 इंचेस तक का भी कोई चेंजेस यहाँ पर हुआ तो उसको भी ये सैटेलाइट यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। इस तरीके का ये सैटेलाइट आपका यहाँ पर बनाया गया है। यानी पेड़ से एक पत्ता यहाँ पर टूट करके गिरा तो ये आपको बता देगा कि उस पेड़ से एक पत्ता टूट करके गिरा है। इस तरीके का डिटेक्ट मूवमेंट इसके अंदर यहाँ पर फिट किया गया है कि 0.4 इंच भी अगर पृथ्वी पर कुछ भी हिलता है तो उसकी मूवमेंट भी ये डिटेक्ट यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, याद रखना EOM, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के रूप में मिलेगा। और जितने भी आपके चेंजेस यहाँ पर होते हैं, लैंड सरफेस चेंजेस पूरी पृथ्वी पर, उसको यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम यहाँ पर करेगा। इस निसार के अंदर ये एक फर्स्ट सैटेलाइट मिशन है। इसके अंदर 2 सेपरेट रडार फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए, रडार फ्रिक्वेंसीज का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ये अर्थ के सरफेस पर जाएंगी, आपको चेंजेस बताएंगी कि भाई कितनी दूर तक ये गई, और फिर वहाँ से आपकी वापस हो जाएंगी, जैसे आपकी सोनार यहाँ पर काम करती है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ये डेवलप की गई हैं। तो रडार वेव्स का यही है कि ये जाती हैं, टकराती हैं और वापस आती हैं। इससे हमें पता लगता है कि इनकी लेंथ कितनी बड़ी, कितनी देर में ये हमारे पास आई, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इन चीज़ों के ज़रिए हम जानते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमने 2 तरीके की रडार फ्रिक्वेंसीज लॉन्च की हैं। एक है आपकी L बैंड और दूसरी है आपकी S बैंड। जो L बैंड की यहाँ पर सुविधा है वो अगर हम देखें तो नासा ने यहाँ पर प्रोवाइड की है, और जो S बैंड है वो आपका इसरो ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। दोनों को हमने मिलाया और ये निसार नाम का जो आपका रडार सिस्टम है इसको यहाँ पर डेवलप किया। ओके, तो ये हमें बताएगा कि बायोमास किस तरीके से चेंज हो रहा है, आइस किस तरीके से चेंज हो रही है, डायनामिक सर्फेसेस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, सी लेवल के राइज किस तरीके से हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर किस तरीके से हो रहा है। ओके, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है वो ये डिटेक्ट करेगा। इसमें पैसा बहुत लगा है। दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट यहाँ पर है। 1.5 बिलियन डॉलर यहाँ पर इसमें लगे हैं, और इसरो ने इसमें 788 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। सितंबर 2014 में इसको साइन किया गया था। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि इसके अंदर 2 तरीके के बैंड हैं, एक है आपका L बैंड और दूसरा है आपका S बैंड। L बैंड नासा का यहाँ पर दिया हुआ है, और इसरो ने जो है इसके अंदर S बैंड यहाँ पर जो है वो दिया है। ओके, इतना आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो इसमें जायंट सोलार एरे है उसको भी अटैच किया है, और फोल्ड करके इसको यहाँ पर जो है वो भेजा गया है, और बाद में जा करके ये अर्थ में खुल जाएगा, जैसे आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप में भेजा गया था। ओके, द स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा इसरो के जियो सिंक्रोनस, जो आपका GSLV Mark 2 है, उसके द्वारा इसको यहाँ पर आपका लॉन्च किया जाएगा। इसके कुछ मिशंस हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। जो आपका SAR है, जिसको कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये एनवायरमेंटल मैपिंग करेगा, ये मैपिंग करेगा अर्थ के रिसोर्सेज की, मिलिट्री सिस्टम्स की मैपिंग भी यहाँ पर करेगा। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये आपको टेरेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, नेचुरल रिसोर्सेज की मैपिंग के बारे में, कहाँ पर मिनरल का एक्सप्लोरेशन किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही साथ सरफेस किस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है उसके बारे में, कोस्टल इरोजन के बारे में। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में ये इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है वो आपका कह सकते हैं कि एन इमेजिंग रेडार माउंटेड ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म। इसको मूविंग प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ किया जा सकता है, लाइक एयरक्राफ्ट पर, रेल पर, स्पेस क्राफ्ट पर, इन पर भी हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर मूवमेंट के दौरान भी ले सकते हैं। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मिलेगा कि इस सिंथेटिक अपर्चर रेडार के अंदर ये लाइट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा, और क्लाउड्स के आर पार भी ये यहाँ पर देख सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए कि दिस स्पेटियल रेजोल्यूशन रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ फार द टारगेट एरिया इज। टारगेट एरिया कितनी दूर है, उसके बीच में क्लाउड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंधेरा है चाहे दिन है, सेम इमेज यहाँ पर खींची जाएगी, क्योंकि लाइट सोर्स से किसी भी तरीके का इम्पैक्ट इसके ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ता। ओके, तो SAR इज़ कैपेबल ऑफ हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग, जो कि आपकी चाहे वेदर हो, कैसी भी मतलब बारिश हो रही हो या क्लाउड्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना ऊंचाई पर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेदर से इस पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आपकी नाइट है वहाँ पर भी सेम इमेज यहाँ पर आपकी खींची जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि SAR हैज़ डे एंड नाइट इमेजिंग कैपेबिलिटीज़। डे एंड नाइट इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और
विच अलाउ इट टू इमेज द एंटायर अर्थ इन 12 days। और इसके अलावा जो इसके अंदर और सिस्टम्स लगाए गए हैं लाइक इमेजिंग स्वेथ वगैरह, वो सब कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ 12 डे के अंदर पूरे अर्थ की इमेजिंग यहाँ पर की जा सकती है। तो हर 12 दिन में अर्थ में क्या क्या चेंजेस हुए, हमें ये चीज़ें यहाँ पर पता लगेंगी। इमेजेस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड यहाँ पर होंगी, जो कि लोकल चेंजेस को भी बताएंगी और ब्रॉड चेंजेस को भी यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगी। तो इससे हम नेचुरल डिजास्टर्स, कहाँ पर सुनामी आ रही है, किस तरीके के चेंजेस होने की कगार पर हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस कहाँ पर हैं, ओके, उन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। इसके अलावा फोरकास्ट कर सकेंगे, डैमेज असेसमेंट कर सकेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकेंगे, क्रायोस्फीयर में क्या चेंजेस हैं उसकी स्टडी कर सकेंगे। ये सारे काम होंगे। सी लेवल के प्रोजेक्शंस, ग्लेशियर किस तरीके से पिघल रहे हैं, क्लाइमेट किस तरीके से राइज हो रहा है, ओके, शॉर्ट टर्म वेरिएशन है, लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, सब चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। सी आइस किस तरीके से चेंज हो रही है, परमाफ्रोस्ट किस तरीके से यहाँ पर थो हो रही है, ठीक है, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका देखेगा कि परमाफ्रोस्ट की लेयर्स कितनी तेज़ी से यहाँ पर पिघल रही हैं, क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहे हैं, कौन से एरिया हैं जो कि वर्ल्ड के कार्बन सोर्सेज हैं या फिर कार्बन सिंक हैं, बायोमास किस तरीके से चेंज हो रहा है, ओके, ये सब चीज़ें आपकी देखने के लिए मिलेंगी। ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग भी यहाँ पर की जा सकती है कि कहाँ पर किस तरीके से ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन हो रहा है और किस तरीके से अनसस्टेनेबल तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्लड्स की मैपिंग यहाँ पर की जा सकेगी। तो कुल मिला के जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि लाइट सोर्सेज से इंडिपेंडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ क्लाउड्स के आर पार भी यहाँ पर देख सकेगा। साथ ही साथ कितनी भी ऊंचाई पर हो या फिर आपका जो मैपिंग वाला एरिया है वो कितनी भी दूर हो, उससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता। स्पेटियल रेजोल्यूशन भी आपका यहाँ पर है, सेम रहेगा, डे हो चाहे नाइट हो, ओके। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल हो सकता है, मैंने बताया, इकोसिस्टम की स्टडी में भी, क्रायोस्फीयर में भी, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी मदद कर सकता है। और ये एक बेसिकली रेवोल्यूशन है जिसकी मदद से हम काफ़ी कुछ यहाँ पर डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अगला आर्टिकल है कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, और अंडरग्राउंड कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर कुछ हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ सिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एंशियंट सिटीज़ भी यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछ लेंगे कि प्रेजेंट डे किस स्टेट में यहाँ पर है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो कि इंडिया की माइथोलॉजिकल सिटीज़ हैं और उनको कल्चरल हेरिटेज का दर्जा यहाँ पर दिया जाना चाहिए, लेकिन अब वो सबमर्ज हो चुकी हैं तो उनको अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज का दर्जा यहाँ पर दिया जाना चाहिए, ओके। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात है। कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं। इंडिया पहले समय से ही एक जो कह सकते हैं कि मेजर रोल प्ले करता है इंडियन ओशन ट्रेड के अंदर। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हमें एविडेंस मिले हैं, वहाँ से हमें नाव भी देखने के लिए मिली है जो बताती है कि हमारे पर्शियन गल्फ, मेसोपोटामिया, ओमान पेनिनसुला, बहरान से हमारे रिलेशंस थे और वो हम वहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम यहाँ पर किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के समय पर भी, ओके। उसके अलावा द्वारका आपको वेस्ट कोस्ट पर मिलेगा जिसका डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और अब ये सबमर्ज्ड है, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंस तो यहाँ पर है। ऐसे ही आपको मिलेगी फूम फुहार, ओके। ये ईस्ट कोस्ट पर सिटी है और एंशियंट लिटरेचर में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो कि द्वारका इज़ ऑन वेस्ट कोस्ट एंड फूम फुहार इज़ इन ईस्ट कोस्ट, ओके। तो ये दोनों आपको मिलेंगी कि दोनों सबमर्ज हो चुकी हैं, लेकिन इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस पूरा का पूरा यहाँ पर है। तो इनको हम जो है वो कह सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए, ओके। उसके अलावा मैरीटाइम हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें वेदास हैं, इपिक्स हैं, पुराणास हैं, चाहे संस्कृत में हो, पाली में हो, प्राकृतिक लिटरेचर हो, सभी के अंदर हमें पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के साथ रिलेशन यहाँ पर थे। उसके अलावा सेंटर फॉर मरीन आर्कियोलॉजी यहाँ पर डेवलप किया गया 1981 में, जो कि गोवा के अंदर यहाँ पर सेटअप किया गया। ये इन चीज़ों को और ज़्यादा उभार करके लाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, ओके। तो ये चीज़ मिलेगी कि मेराइन आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स जो हैं वो इंडिया के कोस्ट पर जो पोटेंशियल साइट्स हैं उनको यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे गल्फ़ ऑफ कच्छ है, गल्फ़ ऑफ खंबात है, तो वहाँ पर पहले क्या था, उन सब फिनोमिनाज को यहाँ पर जानने की कोशिश हो रही है। लाइक अभी अभी अगर हम देखें तो एक कॉपर का फिशर हुक यहाँ पर मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर है, ओके। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जो बेट द्वारका आइलैंड यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ खंबात के अंदर, वहाँ पर आपकी फिशिंग यहाँ पर की जाती थी और साथ ही साथ जो मेराइन रिसोर्सेज के लिए उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगेंगी। बेट द्वारका सजेस्ट
दैट द बेट द्वारका आइलैंड वाज द फोकल पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और साथ ही साथ क्रिश्चियन एरा में भी ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। द्वारिका है, सोमनाथ है, मियानी है, विश्ववादा है, ये सब इंपॉर्टेंट टाउन पोर्ट टाउन थे ड्यूरिंग द हिस्ट्रिकल एंड मीडिएवल पीरियड। तो ऐसे पॉइंट्स पूछे गए हैं कि मियानी और ये विश्ववादा क्या है, तो ये आप याद रखो कि मीडिएवल पीरियड के अंदर पोर्ट टाउन्स के रूप में यहाँ पर थे। ओके, घोघा की अगर हम बात करें, गल्फ ऑफ खंबात में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडो अरब ट्रेडिंग पॉइंट्स था इन द सौराष्ट्र कोस्ट। ओके, तो व्हाट इज दिस घोघा, याद रखो। ओके, इसके अलावा हमने बहुत सारे और कोस्टल एक्सप्लोरेशन यहाँ पर किए हैं, लाइक महाराष्ट्र के अंदर हमें स्टोन के एंकर्स यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं इन रीजन ऑफ धाबोल, इन विजयदुर्ग और इन सिंधु दुर्ग। ओके, इन तीनों के नाम आप यहाँ पर याद रखोगे, ये एक्टिव पोर्ट टाउन थे ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड। ओके, तो जितने भी यहाँ पर आपको नाम बताएं, नाम को आप यहाँ पर याद रखोगे। जो धाबोल था वो एक बेसिकली टेम्पल था जो कि एंकर्स को ही डेडिकेटेड था, वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टोन एंकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा महाबलीपुरम है जहाँ पर पल्लवा आर्ट और लिटरेचर के बड़े केंद्र हैं। चेन्नई से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कोस्ट पर मिलेगा, वहाँ पर भी आपको भारी मात्रा में टेम्पल्स मिल जाएंगे जो कि अब सबमर्ज हो चुके हैं। उनकी भी यहाँ पर जो है वो उनको भी कल्चरल हेरिटेज के रूप में डिक्लेयर किया जाना चाहिए, बट ये सब चीज़ें अभी सब स्टेज में ही है, तो आपको अर्ली स्टेज में ही है, ये सब चीज़ें आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी। ओके, तो ये आर्टिकल को हम यहाँ पर ही रोकते हैं और अगले आर्टिकल की तरफ यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ विद CSIR CSM CRI's स्पेंट वॉश मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये एक टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है जो कि इंडिया, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में उगाई जाती है। ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में इसको यहाँ पर उगाया जाता है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंडिया ब्राज़ील के बाद दूसरे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ओके, शुगर केन में शुगर यहाँ पर आपकी बनती है, आपकी और भी चीज़ें हैं लाइक जैगरी वगैरह, ये सब भी आपकी शुगर केन से बनती हैं। और शुगर केन के साथ जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। ओके, आप देख सकते हो कि what many do not know is that the ethanol or ethyl alcohol produced from the sugar cane is also an important biofuel, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो हम क्या है कि उससे बायोफ्यूल का जनरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जो कि बायोमास से यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। बायो एनर्जी क्रॉप्स यहाँ पर होती हैं, उन बायो एनर्जी क्रॉप्स का यूज़ करके हम बायोफ्यूल्स को यहाँ पर बना सकते हैं, और उन बायोफ्यूल्स का यूज़ करके हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर कर सकते हैं जिनमें एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या है कि शुगर केन बेस्ड एल्कोहल डिस्टरीज़ यहाँ पर बनानी पड़ेंगी जो कि शुगर केन से सीधे ही एल्कोहल को यहाँ पर बनाएं, जिसकी वजह से हमें बायोफ्यूल यहाँ पर मिल सके। ओके, लेकिन इसमें हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो आप देखो कि जो एल्कोहल डिस्टिलरीज़ हैं ये यहाँ पर 8 से लेकर के 15 लीटर एफ्लुएंट को यहाँ पर जनरेट करती हैं। ओके, स्पेंट वॉश इसको यहाँ पर कहा जाता है। एफ्लुएंट यहाँ पर आपको निकल करके आता है जो कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर आता है। ओके, 1 लीटर इथेनॉल यहाँ पर तैयार करोगे यानी बायोफ्यूल तैयार करोगे तो 8 से 15 लीटर एफ्लुएंट यहाँ पर बचेगा। इस एफ्लुएंट का क्या किया जाए, इसको सीधे बहा नहीं सकते क्योंकि CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको रेड कैटेगरी में यहाँ पर रखा है, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में पॉल्यूशन निकल करके आता है जिसमें कि आपका ये एफ्लुएंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो इसके लिए आपकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से हम इसको कम कर सकते हैं। लाइक एक है स्पेंट वॉश मैनेजमेंट मेथड्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आपका फर्टी इरीगेशन है, बायो कंपोस्टिंग है, इंसिनरेशन है, ये सब मेथड्स इसके अंदर में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के ज़रिए हम यहाँ पर इसको प्रमोट कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नॉर्म्स। तो जैसे ये 8 से 15 लीटर का लिक्विड यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके के नॉर्म्स यहाँ पर हमने बनाए हैं। एल्कोहल डिस्टिलरीज़ के लिए ही यही है, और इसमें हम क्या करेंगे कि इवेपोरेशन इंसिनरेटर रूट्स के ज़रिए जब आप इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हो, बेसिकली इथेनॉल यहाँ पर आप बना रहे हो, तो उसके दौरान आपका जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यहाँ पर होना चाहिए। उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर मिलेगी कि जब हम इन सब टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने एफ्लुएंट को कम करने के लिए, 8 से 15 लीटर जो यहाँ पर निकला, तो हम उसके अलावा उसमें ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमने यूज़ की लाइक स्पेंट वॉश टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि हमें पोटेशियम यहाँ पर मिल जाता है। पोटेशियम मिल जाता है, और पोटेशियम जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्री न्यूट्रिएंट है।
इंडिया के अंदर जो पोटाश फर्टिलाइज़र है वो भारी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस यहाँ पर कम हो सकती है और हमें फर्टिलाइज़र यहाँ पर मिल सकता है। ओके, इसके अलावा 2015 में CSIR के अंदर एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था K-TEEN प्रोजेक्ट। ओके, CSIR के अंदर जो सेंट्रल सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर गुजरात के अंदर भावनगर में है, उसने इस काम को यहाँ पर करना शुरू किया। जो डिस्टिलरीज के अंदर से इफ्लुएंट निकला 8 से लेकर के 15 लीटर, उसका यूटिलाइजेशन करने का काम यहाँ पर शुरू किया। उन्होंने इससे पोटाश फर्टिलाइज़र बनाया, साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को भी देखा कि किस तरीके से जो फर्टिलाइज़र है उसके ग्रेड को इम्प्रूव किया जा सकता है। NPK फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो पोटाश यहाँ पर यूज़ हो रहा है उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए ताकि ये 8 से 15 लीटर इफ्लुएंट भी जनरेट ना हो और हमें फर्टिलाइज़र भी यहाँ पर मिल जाए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम यहाँ पर चल रहा है। आपको बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाँ भी ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। ओके, तो ये मिलेगा आपको कि आपका जो वेस्ट था यानी 8 से 10 लीटर का जो एफ्लुएंट यहाँ पर आपका निकल रहा था उसको हमने वेल्थ में कन्वर्ट किया, यानी कि फर्टिलाइज़र पोटास में यहाँ पर कन्वर्ट किया। जो CSMCRI की स्पेंट वास मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी थी उसका यूज़ करते हुए। व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी? नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हमने यहाँ पर देखा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें आपको बताया है कि अगर आप सर्जरी वगैरह करते हो रोबोट की मदद से, रोबोटिक आर्म्स की मदद से, तब उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये कभी कभार लिखने के लिए कुछ आ गया, तो जैसे कहीं आप देख सकते हो कि जो रोबोटिक आर्म्स यहाँ पर काम कर सकती हैं वो काम सिंपल ह्यूमन हैंड्स यहाँ पर नहीं कर सकते। लाइक कहीं पर बहुत सेफ़ और सिक्योर तरीके से काम होना है या फिर रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूस करना है तो हम वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। क्विकर रिकवरी के लिए, शॉर्ट स्टे एंड लेस पेन के लिए। ओके, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक बार इसको पढ़ देना। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा मरकरी के बारे में। मरकरी थर्मोमीटर्स अब यहाँ पर नहीं चलते, पहले ये वाले थर्मोमीटर्स चलते थे लेकिन इनको अब बैन कर दिया गया है। अब ये वाले थर्मोमीटर चलते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर चलते हैं। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि इसको यहाँ पर बंद क्यों कर दिया गया, तो क्यों मरकरी थर्मोमीटर्स यहाँ पर बंद हो गए इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस की गई है। मरकरी जो है वो आप देखो कि मरकरी थर्मामीटर्स के अंदर यूज़ किए जाते थे और एक कैपिलरी ट्यूब होती थी, इसके अंदर आप मरकरी को फिल कर देते। जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ता था मरकरी एक्सपेंड होती थी और कांटेक्ट होती थी वॉल्यूम्स में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा ये फैलती थी और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ ये सिकुड़ जाती थी। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पर हम इसको यूज़ किया करते थे। ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट मरकरी के ऊपर यहाँ पर पड़ता था, इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, मरकरी जो है वो एक यूज़फुल मेटल है इन लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेज में रहती है और विच हैज़ एप्लीकेशंस, कई सारे एप्लीकेशंस है लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर में तो आप देख लेंगे, पेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में, जो CFL हैं आपके पहले बल्ब्स आते थे ओके उनमें यूज़ होता है, गोल्ड प्योरिफिकेशन में, एंटी बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट में, ये सारे यूजेज आपको यहाँ पर याद रखने। मरकरी में का यूज़ इसमें सब में किया जाता है। इसके अलावा हम जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दौरान लगभग 8900 टन ऑफ मरकरी इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शन के दौरान भी मरकरी वातावरण में जाती है। ओके, इतना पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। WHO ने कहा है कि मरकरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जिसकी वजह से ग्रेव कंसर्न देखने के लिए मिलते हैं। देखिए मरकरी एक हजार्डस मटेरियल डिक्लेयर किया गया WHO के द्वारा और इन्होंने कहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में भारी थ्रेट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इम्यून सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इन्होंने बताया कि इसका हाई सरफेस टेंशन देखने के लिए मिलता है। ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड मरकरी पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और आपके पूरे शरीर में फैल करके ये आपके जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसमें बेसिकली उसको चॉक कर देता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यहाँ पर रुकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर छोड़ सकते हो और इसके अंदर बेसिकली आपकी जो मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग है उसके बारे में बताया गया है। मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा जो इथाइल मरकरी पॉइजनिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी जिसकी वजह से बहुत सारी जो फिश हैं या फिर ह्यूमन हैं उनकी भी डेथ यहाँ पर देखने के लिए मिली है और एक तो ये मिलेगी। इसके अलावा 1950 जापान के अंदर एक मरकरी कंटेमिनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला जिसको मिनीमाटा सिटी के अंदर यहाँ पर हुआ जापान के अंदर। और जापान के अंदर एक खाड़ी है जिसका नाम है मिनीमाटा वे, और वहाँ पर जो मरकरी रिलीज़ यहाँ पर की गई इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए और ये सब बीमारियां भी उनको यहाँ पर देखने के लिए मिली।
और ये जो डिजीज़ है उसको मिनीमाता डिजीज़ का नाम यहाँ पर दिया गया। तो मरकरी से होने वाली एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जिसकी वजह से पूरा जो मेडिकल सफरिंग आपको देखने के लिए मिलती है, 1956 के अंदर इसको मिनीमाता डिजीज़ के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, मिनीमाता डिजीज़ स्प्रेड होती है कैसे? मरकरी के कंटेमिनेशन के कारण, साथ ही साथ जो मिथाइल मरकरी के कंपाउंड्स हैं अगर वो भी उसमें मिले हुए हों तो ये आपके मेन दोषी हो जाते हैं जो कि आपको मिनीमाता डिजीज़ से कर सकते हैं। ओके, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ह्यूमन्स हैं, हर किसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो लोकल केमिकल कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर पैसे भी चुकाने पड़े थे मिनीमाता डिजीज़ के बाद में। ओके, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिनीमाता सिटी के अंदर ये सब मरकरी कंटेमिनेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो 1972 के अंदर एक्सपर्ट्स ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बनाई और ह्यूमन एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए जो मिथाइल मरकरी है उसकी पॉइजनिंग को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये गलत है और इसके इम्पैक्ट को यहाँ पर रिलीज़ किया गया। इनके बारे में यहाँ पर बताया गया कि भाई ये चीज़ें खतरनाक हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया, जिसके बाद लगभग 29 साल यहाँ पर लगे यूएन को, जिससे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मरकरी के बारे में यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया, इसके डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में भी लोगों को यहाँ पर बताया और ये चीज़ें निकल कर गई। कुल मिला के जो हमें चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है वो हैं 2005 से लेकर के 2007 तक मरकरी प्रोग्राम यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। यूएनईपी ने ग्लोबल मरकरी पार्टनरशिप यहाँ पर की कि किस तरीके से आपका जो मरकरी कंटेमिनेशन का इशू है उसको एंड किया जा सकता है पूरी दुनिया के अंदर। और एक कन्वेंशन यहाँ पर साइन की जिसका नाम है मिनीमाटा कन्वेंशन। मिनीमाटा कन्वेंशन जो है वो आपकी लगभग 19 जनवरी 2012 में यहाँ पर फाइनलाइज की गई थी। इंडिया भी इसकी एक पार्टी के रूप में यहाँ पर है। ओके, इस समय अगर आप देखें तो लगभग 11 अक्टूबर 2013 को कन्वेंशन जो है वो 128 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर साइन की गई। ओके, तो ये सब मिलेगी कि मिनीमाटा कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आज भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें इस तरीके से चली, ज़्यादा डिटेल में आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिनीमाटा कन्वेंशन ये है क्या? मिनीमाटा कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसका मकसद ये है कि जो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ है या एनवायरनमेंट है उसको मरकरी के इमिशन से आपको बचाना है। ओके, मरकरी की एक साइकिल होती है जिसमें वो मूव करती है वेरियस एटमॉस्फेयर, आपका ओशियन, इन सब के बीच में यहाँ पर मूव करती है। तो उस सब साइकिल को हमें यहाँ पर रोकना है। उसके अलावा जो अलग प्रोडक्ट्स हैं मरकरी के उन सभी की भी डायरेक्ट माइनिंग हमें यहाँ पर ख़त्म करनी है। इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी रोकना है, साथ ही साथ इसका स्टोरेज और डिस्पोजल सेफ हो उसको भी यहाँ पर रोकना है। ओके, 2013 तक अगर हम देखें बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें यहाँ पर साइन किया और कहा कि हम मरकरी के एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, कंट्रोल करेंगे मरकरी के एमिशंस को, और ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई। According to Minamata Convention, the wide range of product containing mercury, their manufacturing, the import, export together prohibit करना है 2022 तक। ये चीज़ें आपकी यहाँ पर डिस्कस की गई। इंडिया ने साइन किया मिनीमाटा कन्वेंशन को सितंबर 2014 में। इंडिया ने रेटिफाई किया मिनीमाटा कन्वेंशन को 2018 में और हम इस कन्वेंशन की एक पार्टी के रूप में उभर करके आए। तो हमें मरकरी फ्री अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अपनाना है, ये मिनीमाटा कन्वेंशन का भी लक्ष्य है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें मरकरी प्रोडक्ट्स का यूज़ यहाँ पर ना हो उसका भी ध्यान इसके अंदर में रखना है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट, स्टोरेज वगैरह ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये चीज़ें निकल करके आएंगी। उसके बाद कुछ और टर्म्स यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आई, लाइक व्हाट इज़ दिस स्पाईवेयर। ओके, तो स्पाईवेयर एक तरीके से आप देखोगे कि नाम से ही है, आपकी सिस्टम के अंदर यहाँ पर जाएगा और आपकी जो फाइल्स हैं उनकी स्पाई यानी जासूसी करने का काम यहाँ पर करेगा, उनका डुप्लीकेशन यहाँ पर कर सकता है। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। तो आपके सिस्टम के अंदर अगर ये गया तो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर गैदर करता है और थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है। ओके, इसका काम ये नहीं होता कि ये आपकी फ़ाइलों को डिसरप्ट करे, ये सिर्फ आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पाई करने का काम ही यहाँ पर करता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद एक आता है क्रैपवेयर। क्रैपवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि नए कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ में खुद ही आता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि न्यू कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ में आता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है ये, और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसको खुद ही डालते हैं ये चेक करने के लिए कि सिस्टम की फीजिबिलिटी क्या है। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी ट्रायल के लिए कि एक अगर अटैक यहाँ पर होता है किसी स्पाईवेयर वगैरह का तो ये इसको कितना हैंडल कर सकता है सिस्टम, उसको देखने के लिए क्रैपवेयर जो है वो प्री इंस्टॉल यहाँ पर किए जाते हैं। ओके, और
ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा आता है रैनसमवेयर भी आपको मिलेगा, और रैनसमवेयर में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। रैनसम ये फिरौती का यहाँ पर नाम है, आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और उसके बाद उसको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर आपसे फिरौती यहाँ पर मांगी जाती है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है, आपके पार्ट्स को एनक्रिप्ट कर देता है और यूज़र्स उस पर एक्सेस नहीं कर पाते, और जब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जब तक मनी यहाँ पर पे नहीं कर दी जाती उन अटैकर्स को जिन्होंने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, तो ऐसे अटैक्स को यहाँ पर रोकने के लिए बहुत सारे वेज यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, लाइक एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से आपका आता है नेगवेयर, और नेगवेयर भी एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर है जो कि पॉपअप्स और नोटिफिकेशन को यहाँ पर दिखाता है, जिससे कि रिस्क बढ़ जाता है कि आप उनके चक्कर में यहाँ पर फंस जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। नेगवेयर प्रोग्राम रजिस्टर करने के लिए कहता है आपसे, और एक वेब पेज ओपन होता है, आपका लाइसेंस वगैरह परचेज करने की बातें यहाँ पर होती हैं, मैसेजिंग वगैरह के ज़रिए इरिटेटिंग चीज़ें यहाँ पर आपकी भेजी जाती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये सब काम नेगवेयर के ज़रिए होते हैं। तो 4 चीज़ें आपकी यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। उसके अलावा कई तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर मैगजीन के अंदर दिए गए हैं, तो आप उस मैगजीन से इनके क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। वैसे काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, ये पूरी वीडियो यहाँ पर हो गई आपकी, इतना ही इसके अंदर काम का था, और इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना था। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।